नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं जीवन की बिल्कुल बुनियाद में, उस छोटी सी इकाई में जिससे हम सब बने हैं, कोशिका यानी सेल। सोचिए, हर जीवित चीज, चाहे वो पेड़ हो, चींटी हो या हम खुद, सब इन्हीं नन्ही इकाइयों का खेल है। हमारे पास कोशिका के जो मूल सिद्धांत हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारी है और आज हम इसी जानकारी के आधार पर समझेंगे कि ये कोशिका आखिर है क्या भला, कैसे काम करती है और भाई पता कैसे चला इसके बारे में। तो चलिए इस सूक्ष्म दुनिया की गहराई में उतरते हैं। ये वाकई दिलचस्प होने वाला है। तो सबसे पहले, ये कोशिका चीज क्या है? इसे कहते हैं जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक। हाँ, या मौलिक इकाई। जैसे ईंट से दीवार, दीवार से कमरा, कमरे से घर। बिल्कुल वैसे ही कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक यानी टिश्यू, और टिश्यू से बनते हैं अंग, मतलब ऑर्गन्स। और फिर अंगों से पूरा अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। तो मतलब यही वो बेस है जिस पर पूरी जिंदगी टिकी है। एकदम सही। और इसी बेस की पढ़ाई को, कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो मतलब कोशिका। हाँ, और लॉजी मतलब अध्ययन। अपने आप में एक पूरी साइंस है ये। इसकी खोज की कहानी भी तो बड़ी मजेदार है। मैंने सुना है सबसे पहले किसी ने पेड़ की छाल में कुछ देखा था। हाँ, वो थे रॉबर्ट हुक। 1665 की बात है। उन्होंने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से कॉर्क, जो पेड़ की छाल से मिलता है, उसकी पतली परत देखी। अच्छा। क्या देखा उसमें? उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली डिब्बे दिखे, कोठरियां सी। उन्होंने नाम दिया सेल। लैटिन में सेला मतलब छोटा कमरा। ओह, तो ये थी पहली खोज। हाँ, पर मजे की बात यह है कि हुक ने असल में मरी हुई कोशिकाओं की दीवारें देखी थी, खाली कमरे, जैसा आपने कहा। मरी हुई कोशिकाएं? हाँ, कॉर्क तो मृत होता है। फिर भी इस खोज के लिए उन्हें साइटोलॉजी का जनक मानते हैं। तो फिर जिंदा कोशिका किसने देखी? वो हिलती डुलती वाली? वो कारनामा किया एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने 1674 में। वो लेंस बनाने के शौकीन थे। अच्छा, उन्होंने तालाब के पानी में, दांतों की खुरचन में, ऐसी जगहों पर छोटी छोटी चलती फिरती चीजें देखी। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। वाह, मतलब पहली बार किसी ने असल जिंदगी देखी माइक्रोस्कोप में। बिल्कुल। इसीलिए कुछ लोग उन्हें आधुनिक साइटोलॉजी का जनक भी कहते हैं। उन्होंने जिंदा तैरती हुई कोशिकाएं देखी। तो पहले देखे खाली कमरे, फिर उनमें रहने वाले। पर कमरे के अंदर का सामान, जैसे कि केंद्रक। हाँ, वो धीरे धीरे पता चला। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड की कोशिकाओं में एक घनी सी गोल चीज देखी। उसे उन्होंने कहा केंद्रक, न्यूक्लियस। फिर 1839 में पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना, उसके लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। प्रोटोप्लाज्म मतलब कोशिका का जीवित पदार्थ। हाँ, वही। तो ये सब खोजें मिलके एक बड़ी पिक्चर बना रही थी। और इसी पिक्चर से बना कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, है ना? बिल्कुल। 1838-39 में दो जर्मन वैज्ञानिक थे, श्लीडन, जो पौधों पर काम करते थे, और श्वान, जो जानवरों पर। अच्छा। उन्होंने मिलकर दो बातें कही। पहली, कि सारे पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने हैं। ठीक है। और दूसरी, कि कोशिका ही जीवन की मूल इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। पर एक सवाल तो रह गया होगा कि नई कोशिकाएं कहाँ से आती हैं? जादू से? नहीं, जादू से नहीं। ये सवाल श्लीडन और श्वान भी नहीं बता पाए थे। इसका जवाब दिया रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक लैटिन लाइन कही, ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला। ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला मतलब हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट बन गया। और इन तीनों बातों ने मिलकर बायोलॉजी को पूरी तरह बदल दिया। कमाल है। तो चलिए अब जरा इस छोटे कमरे के दरवाजे से अंदर झांकते हैं। सबसे बाहर क्या है? मान लीजिए एक जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पौधों और बैक्टीरिया में इसके बाहर भी एक दीवार होती है, कोशिका भित्ति। उस पर आते हैं अभी। तो ये कोशिका झिल्ली, ये एक तरह से कोशिका की बाउंड्री वॉल हुई, या बॉडीगार्ड। हाँ, बॉडीगार्ड कह सकते हैं। ये बहुत पतली होती है, लचीली भी, और जिंदा है। ये कोशिका को शेप देती है, अंदर के माहौल को बाहर से अलग रखती है। और सुना है ये बड़ी चूजी होती है, मतलब हर किसी को अंदर बाहर नहीं आने देती। बिल्कुल, यही इसका सबसे जरूरी काम है।
इसे कहते हैं चयनात्मक पारगम्यता, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, चुन चुन कर। बिल्कुल, हाँ। जैसे एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड ये देखती है कि कोशिका को किस चीज की जरूरत है, जैसे ऑक्सीजन, खाना, उसे अंदर आने देती है। और जो बेकार है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल, उसे बाहर निकाल देती है। ये ज्यादातर प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। लिपिड मतलब फैट जैसा कुछ। हाँ, वसा जैसे अणु, इसी बनावट से इसे लचीलापन मिलता है, जिससे अमीबा जैसी कोशिकाएं खाना निगल पाती हैं। एंडोसाइटोसिस कहते हैं उसे। ये अंदर बाहर भेजना होता कैसे है, कोई खास तरीका? एक बहुत सिंपल तरीका है विसरण, यानी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। हाँ, इसमें अणु अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ अपने आप जाते हैं। जैसे कमरे में अगरबत्ती जलाओ तो खुशबू फैल जाती है ना, ज्यादा से कम की तरफ। वैसे ही कोशिका में बनी CO2 बाहर चली जाती है। इसमें सेल को कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। अच्छा, और पानी कैसे आता जाता है, वो भी ऐसे? पानी के लिए एक स्पेशल डिफ्यूजन है, उसे कहते हैं परासरण, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस? हाँ, इसमें पानी अपनी ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की तरफ जाता है, लेकिन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे कोशिका झिल्ली के आर पार। इसमें भी एनर्जी नहीं लगती। तो पानी कब अंदर आएगा, कब बाहर जाएगा? ये इस पर डिपेंड करता है कि कोशिका के बाहर का घोल कैसा है। मतलब? अगर बाहर का घोल हाइपोटोनिक है, मतलब उसमें घुली चीजें ज्यादा हैं, पानी कम है, तो पानी कोशिका से बाहर निकलेगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। अच्छा, और अगर बाहर पानी ज्यादा हो तो? अगर बाहर का घोल हाइपोटोनिक है, मतलब घुली चीजें कम, पानी ज्यादा, तो पानी कोशिका के अंदर जाएगा और कोशिका फूल जाएगी। हाँ, और अगर घोल आइसोटोनिक है, मतलब अंदर बाहर कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो नेट मूवमेंट नहीं होगा, कोशिका नॉर्मल रहेगी। समझ गए। ये तो हुई झिल्ली की बात। आपने वो कोशिका भित्ति, सेल वॉल का भी जिक्र किया था। हाँ, सेल वॉल। ये पौधों में, बैक्टीरिया में और फंगी यानी कवक में होती है, कोशिका झिल्ली के भी बाहर। जानवरों में नहीं होती? नहीं, जानवरों में नहीं होती। हमारे स्रोतों में एक मजेदार एक्सेप्शन है, टेपवॉर्म, जो है तो जानवर, पर उसमें भी ये नहीं होती। अच्छा, तो ये सेल वॉल कैसी होती है, झिल्ली जैसी? नहीं, बिल्कुल अलग। ये निर्जीव होती है, मरी हुई, और झिल्ली की तरह सेलेक्टिव नहीं होती। ये पूरी तरह पारगम्य होती है, फ्रीली परमिएबल। मतलब कोई रोक टोक नहीं? नहीं, पानी, छोटे अणु आराम से आर पार जा सकते हैं। तो फिर इसका काम क्या है? इसका मेन काम है सपोर्ट देना, मजबूती देना, कोशिका को एक फिक्स्ड शेप देना। पौधों में ये कोशिका को फटने से बचाती है जब उसमें ज्यादा पानी भर जाता है। अच्छा, वो टर्जिडिटी बनाए रखती है। हाँ, स्मृति। और इसकी बनावट भी अलग अलग जीवों में अलग होती है। पौधों में सेल्यूलोज की बनी होती है, और बैक्टीरिया में? बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की, कवक में काइटिन की, फलों में पेक्टिन भी होता है। तो झिल्ली चुनती है और दीवार बस सहारा देती है। बिल्कुल, झिल्ली सिलेक्टिव, दीवार परमिएबल। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। कोशिका का कंट्रोल रूम कहाँ है? दिमाग? वो है केंद्रक, न्यूक्लियस। ये आमतौर पर कोशिका का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, अक्सर बीच में। तो यही सब कुछ कंट्रोल करता है? हाँ, ज्यादातर एक्टिविटीज, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सब यहीं से कंट्रोल होता है। प्रोटीन बनाने में भी इसका रोल है। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके भी अपने पार्ट्स हैं। सबसे बाहर है दोहरी झिल्ली, जिसे कहते हैं केंद्रक आवरण या न्यूक्लियर एनवलप। दोहरी झिल्ली? हाँ, ये अंदर के सामान को साइटोप्लाज्म से अलग रखती है। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। छेद क्यों? ताकि चीजें अंदर बाहर आ जा सकें। फिर अंदर भरा होता है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसमें होती है केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। एक या ज्यादा भी हो सकती हैं। इनका काम है राइबोसोम बनाना। राइबोसोम? वो प्रोटीन बनाने वाले? हाँ, वही। और फिर होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ये क्या है? ये धागों का एक उलझा हुआ जाल जैसा होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ। डीएनए? मतलब हमारी सारी जेनेटिक जानकारी यहीं पैक होती है? बिल्कुल। यही क्रोमैटिन जब कोशिका डिवाइड होने लगती है तो सिकुड़ पर मोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, जिन्हें हम कहते हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। अच्छा, तो क्रोमोसोम विभाजन के टाइम ही दिखते हैं? हाँ, तभी साफ दिखते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम्स पर होते हैं जीन्स। जीन्स, जो हमारी शक्ल, सूरत, आदतें तय करते हैं? हाँ, वही आनुवांशिकता की इकाई। यही जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। हम इंसानों में कितने होते हैं ये क्रोमोसोम? हमारी हर सेल में 46 होते हैं। 23 जोड़ों में 22 जोड़े ऑटोसोम और 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र, XX फीमेल में, XY मेल में।
और ये डीएनए की खोज कब हुई? डीएनए मॉलिक्यूल को फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में खोजा था और उसका वो फेमस डबल हेलिक्स वाला मॉडल वॉटसन और क्रिक ने 1953 में दिया। वही ATCG वाला। हाँ, वही 4 बेस एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, इन्हीं का सीक्वेंस कोड होता है। गजब। तो केंद्रक के बाहर जो बाकी जेली जैसा हिस्सा है वो क्या है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का पूरा एरिया कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। इसमें एक तरल पदार्थ होता है साइटोसोल, और इसी साइटोसोल में तैरते रहते हैं कोशिका के अलग अलग अंगक यानी सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स, जैसे कोशिका के छोटे छोटे ऑर्गन्स। हाँ, कह सकते हैं। हर ऑर्गेनेल का अपना खास काम होता है। जैसे शहर में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, बिजली विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, वैसे ही। चलिए तो इन डिपार्टमेंट्स पर नजर डालते हैं। बिजली विभाग कौन है? पावर हाउस वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। नाम तो सुना है। इसे ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहीं पर खाने से एनर्जी निकाली जाती है। कैसे? ग्लूकोज जैसे अणुओं को तोड़कर, और उस एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर किया जाता है। ATP। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कोशिका की एनर्जी करेंसी है। मतलब कोई भी काम करना हो तो एटीपी खर्च करना पड़ता है। अच्छा, और ये दिखता कैसा है? सॉसेज जैसा। इसकी भी 2 झिल्लियां होती हैं। बाहर वाली चिकनी, अंदर वाली मुड़ मुड़कर परतें बनाती है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। इसी पर एटीपी बनता है। और सुना है इसका अपना डीएनए भी होता है। ये सच है? हाँ, ये बहुत मजेदार बात है। माइटोकॉन्ड्रिया और पौधों में मिलने वाले प्लास्टिड्स, इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अपना डीएनए? मतलब ये खुद के बॉस है? कुछ हद तक। ये अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं और खुद डिवाइड भी हो सकते हैं। इससे वो थ्योरी मजबूत होती है कि शायद ये कभी आजाद बैक्टीरिया जैसे थे। ओह, और अगर इसकी बाहरी झिल्ली हटा दें तो उसे माइटोप्लास्ट कहते हैं। आपने प्लास्टिड कहा, वो क्या है? सिर्फ पौधों में? हाँ, प्लास्टिड मुख्य रूप से पौधों और शैवाल में मिलते हैं। ये भी दोहरी झिल्ली वाले होते हैं और इनका भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। कितने तरह के होते हैं ये? 3 मेन टाइप हैं। एक तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल वाला, हरा रंग। बिल्कुल। इनमें क्लोरोफिल होता है जो सूरज की रोशनी सोखकर खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस। इसमें मैग्नीशियम भी होता है। अच्छा। और दूसरे हैं क्रोमोप्लास्ट। इनमें क्लोरोफिल के अलावा दूसरे रंग होते हैं, लाल, पीले, नारंगी। ये फूलों और फलों को रंग देते हैं ताकि कीड़े और जानवर आकर्षित हों। हाँ, परागण और बीज फैलाव के लिए। और तीसरे हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन होते हैं। इनका काम है स्टोर करना स्टार्च, तेल या प्रोटीन। समझ गई। अब कोशिका के अंदर चीजें बनती भी होंगी और एक जगह से दूसरी जगह जाती भी होंगी। फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाँ, उसके लिए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER और गोल्जी काय। ER, ये कैसा होता है? ये झिल्लियों का एक बहुत बड़ा जाल है, ट्यूब्स और शीट्स का नेटवर्क। पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। ये 2 तरह का होता है। 2 तरह का? हाँ, एक खुरदुराई ER, रफ ER। इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं, इसलिए खुरदुरा दिखता है। और ये क्या बनाता है? प्रोटीन, खासकर वो प्रोटीन जो सेल से बाहर जाने हैं या झिल्ली में लगने हैं। और दूसरा है चिकना ER, स्मूथ ER। इस पर राइबोसोम नहीं होते। ये बनाता है लिपिड, स्टीरॉयड हार्मोन, और ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जहर निकालना? हाँ, जैसे दवाओं या जहरीले पदार्थों का असर कम करना। ER एक तरह से सेल का इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। और गोल्जी काय, उसका क्या रोल है? गोल्जी एपराटस? गोल्जी काय या गोल्जी बॉडीज, ये चपटी थैलियों, सिस्टर्नी का ढेर होता है। इसे समझ लीजिए कोशिका का पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग सेंटर। हाँ, ER में जो प्रोटीन और लिपिड बने वो यहाँ आते हैं। गोल्जी उन्हें सॉर्ट करता है, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करता है, जैसे शुगर जोड़ना। अच्छा। और फिर उन्हें छोटी छोटी थैलियों, वेसिकल्स में पैक करके उनकी सही मंजिल पर भेज देता है, चाहे सेल के अंदर कहीं और या सेल के बाहर। तो ये डिलीवरी सर्विस भी है? हाँ, ये लाइसोसोम भी बनाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। लाइसोसोम? अरे, इन्हें तो आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों भाई? तो लाइसोसोम छोटी गोल थैलियां हैं जिनमें बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स? हाँ, पचाने वाले? हाँ, इनका काम है सेल के अंदर सफाई करना, पुराने खराब ऑर्गेनल्स को पचाना, बाहर से आए बैक्टीरिया या वायरस को खत्म करना, खाने के कणों को तोड़ना। तो ये तो सफाई कर्मचारी हुए।
फिर आत्मघाती क्यों? क्योंकि कभी-कभी अगर सेल बहुत डैमेज हो जाए या बीमार हो जाए तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं ओह, और उनके एंजाइम पूरी की पूरी सेल को ही पचा डालते हैं। इसीलिए सुसाइडल बैग ये सेल की वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। बाप रे। और ये रसधानी क्या होती हैं? वैक्यूल्स? वैक्यूल्स भी झिल्ली वाली थैलियां हैं, स्टोरेज का काम करती हैं। लेकिन पौधे और जंतु कोशिकाओं में इनमें बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? पौधों में एक बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है। ये सेल का 50 से 90% हिस्सा घेर सकती है। इतनी बड़ी? इसमें होता क्या है? इसमें पानी, नमक, पोषक तत्व, वेस्ट प्रोडक्ट सब भरा होता है। इसे सेल सैप कहते हैं। ये पानी का प्रेशर बनाकर सेल को टाइट रखती है, टर्जिड। और जानवरों में? जानवरों में या तो वैक्यूल्स होती ही नहीं या फिर बहुत छोटी-छोटी और टेम्पररी होती हैं। थोड़ा बहुत पानी या खाना स्टोर कर सकती हैं। अच्छा, एक ऑर्गेनेल का जिक्र बार बार आया है, राइबोसोम। वो क्या है और इतने जरूरी क्यों लग रहे हैं? राइबोसोम बहुत ही छोटे कण हैं, बिना झिल्ली वाले। इनका सिर्फ एक ही काम है, प्रोटीन बनाना। प्रोटीन फैक्ट्री? हाँ, बिल्कुल। ये या तो साइटोप्लाज्म में फ्री घूमते रहते हैं या रफ ईआर पर चिपके होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में भी अपने राइबोसोम होते हैं। अच्छा। और जब कई राइबोसोम एक साथ एक मैसेंजर आरएनए पर प्रोटीन बना रहे होते हैं, उसे पॉलीसोम कहते हैं। और ये हर तरह की सेल में मिलते हैं? हाँ, ये खास बात है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में। ये दिखाता है कि प्रोटीन बनाना कितना बेसिक और जरूरी काम है। आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कहा, ये सेल के टाइप हैं। जी। क्या फर्क है इनमें? हाँ, ये स्ट्रक्चर के बेस पर दो मेन टाइप हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पहले, कैरियन मतलब केंद्रक। मतलब जिनमें असली केंद्रक नहीं है? सही। ये सिंपल सेल हैं, इनमें झिल्ली वाला न्यूक्लियस नहीं होता। उनका डीएनए साइटोप्लाज्म में ही एक जगह पड़ा रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ऑर्गेनेल्स? झिल्ली वाले ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी कुछ नहीं, सिवाय राइबोसोम के। ये छोटे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक, यू मतलब असली। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इनमें प्रॉपर झिल्ली वाला न्यूक्लियस होता है। और बाकी ऑर्गेनेल्स में? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम सब होते हैं। ये बड़े होते हैं। पौधे, जानवर, फंगी, प्रोटिस्ट सब यूकैरियोटिक हैं। ठीक है। अब ये सेल बनती कैसे हैं? क्या ये हमेशा जिंदा रहती हैं? नहीं, सेल डिवाइड होती हैं। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अरे, बढ़ने के लिए नई सेल्स चाहिए, पुरानी खराब या चोट लगी सेल्स को बदलने के लिए चाहिए। अच्छा। और रिप्रोडक्शन के लिए भी, गैमीट बनाने के लिए, मतलब स्पर्म और एग। तो ये डिवीजन कितने तरह का होता है? मेनली दो तरह का। माइटोसिस। माइटोसिस? हाँ, इसमें एक सेल से दो बिल्कुल वैसी ही सेल्स बनती हैं, सेम क्रोमोसोम नंबर। ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है। और दूसरा? दूसरा है मियोसिस। ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, गैमीट बनाने के लिए। इसमें एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं और क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। आधा क्यों? ताकि जब स्पर्म और एग मिले तो नॉर्मल नंबर वापस आ जाए। समझ गई। और अगर ये डिवीजन गड़बड़ा जाए तो? कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ही कैंसर होता है। ओह, अच्छा। हमने झिल्ली से चीजों के आने जाने की बात की थी, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। हाँ। कोई और तरीका भी है, जैसे बड़ी चीजें अंदर लेनी हो? हाँ, है ना। उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस? इसमें सेल अपनी झिल्ली को बाहर की तरफ बढ़ाकर किसी बड़े कण या लिक्विड को घेर लेती है। अच्छा। और फिर वो झिल्ली अंदर मुड़कर एक थैली, वेसिकल बना लेती है, जो उस चीज को लेकर साइटोप्लाज्म में आ जाती है। इसमें एनर्जी लगती है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसके भी टाइप होते हैं? हाँ, अगर सॉलिड चीज अंदर ली तो फैगोसाइटोसिस, मतलब सेल का खाना, जैसे अमीबा खाता है। और लिक्विड लिया तो? पिनोसाइटोसिस, सेल का पीना। वाह। और अगर सेल को कुछ बाहर फेंकना हो तो कचरा या कुछ और? उसके लिए है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर। एक्सोसाइटोसिस, सेल वॉमिटिंग। हाँ हाँ हाँ, कह सकते हैं। इसमें सेल के अंदर बनी थैलियां, जिनमें वेस्ट या हार्मोन्स, एंजाइम्स हो सकते हैं, वो झिल्ली तक जाती हैं, फ्यूज होती हैं और सामान बाहर। ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कोई और उदाहरण? हाँ, बहुत जरूरी है सोडियम पोटेशियम पंप। ये नर्व सेल्स के काम के लिए वाइटल है। एटीपी खर्च करके आयंस को कॉन्सेंट्रेशन के खिलाफ पंप करता है। वाकई, सेल के अंदर तो मतलब पूरी की पूरी फैक्ट्री, शहर, सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल। जाते जाते कुछ और फटाफट वाली रोचक बातें हैं हमारे नोट्स में। हाँ, कुछ क्विक फैक्ट्स हैं। बैक्टीरिया में चलने के लिए फ्लैजेला हो सकता है, पूंछ जैसा,
पानी सेल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है, 70% या ज्यादा। साइज की बात करें तो सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग का इंगा, बाप रे। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, इंसानों में सबसे लंबी नर्व सेल न्यूरॉन, सबसे बड़ी फीमेल एग सेल ओवम, और सबसे छोटी मेल स्पर्म सेल। और वो टेपवर्म वाला पॉइंट? हाँ, कि वो जानवर होते हुए भी उसमें सेल वॉल नहीं होती। तो ये थी हमारी कोशिका की दुनिया की एक झलक, एक नन्ही सी इकाई, पर इसमें इतनी जटिलता, इतनी व्यवस्था। सही कहा, एक छोटे से शहर जैसा। हाँ, जहाँ पावर प्लांट है, फैक्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, सिक्योरिटी है, वेस्ट मैनेजमेंट है, सब कुछ। और ये सब जानना हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन कितना अविश्वसनीय और सुंदर है। बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि भाई, जब एक अकेली कोशिका इतनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, तो अभी और कितने अनजाने मैकेनिज्म, कितनी विविधताएं होंगी अलग अलग जीवों में, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। और भविष्य में जो रिसर्च होगी वो हमारी आज की इस बेसिक समझ को कितना बदल सकती है या और गहरा कर सकती है, ये सुनना भी अपने आप में रोमांचक है। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।